असायला पाहिजे तुमच्यावर, एक्सटर्नल प्रेशर असायला पाहिजे. नाही तर तुमचं फ्री एक्सपान्शन आहे, तुम्ही नुसतं येड्या वाकड्या आणि नुसतं फिरणार, नुसतं हिंडणार, इच्या मागं फिर, इच्या मागं फिर, झापुक झुपुक झापुक झुपुक. पैसा नहीं करने का. समझ में आया? तो ये चीजें ध्यान में रखो. यार स्टूडेंट्स, आपको बताया कुछ ही दिन पहले केमिकल थर्मोडायनामिक्स के रिलेटेड एक मुझे कमेंट आया था कि भैया केमिकल थर्मोडायनामिक्स से बहुत ज्यादा डर लगता है. जिस प्रकार से फिजिक्स में भी थर्मोडायनामिक्स का बहुत ज्यादा रिलेशन है, क्या केमिस्ट्री में भी उसी प्रकार से हार्ड रहेगा क्या केमिकल थर्मोडायनामिक्स? तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके फिजिक्स से तो रिलेटेड है ही इस चैप्टर में. एट द सेम वे स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर चैप्टर आपके भले ही आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए देख रहे हो या फिर आप सीईटी एग्जामिनेशन के लिए देख रहे हो, दोनों चीजों के लिए ये चैप्टर एकदम परफेक्टली फिट बैठेगा. पूरे के पूरे स्टूडेंट्स हैंड रिटन नोट्स है, आप सभी को ये हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे. इसका एक भी रुपए भैया चार्ज नहीं लेंगे. हम इसको ट्राई करेंगे 1 घंटे के अंदर अंदर डिटेल कंसेप्ट के साथ मैं इसको पढ़ाऊं और एट द सेम वे आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में महारत हासिल करो. क्योंकि स्टूडेंट्स ये चैप्टर नंबर 4 मतलब केमिकल थर्मोडायनामिक्स है, इसको लगभग 7 से 8 मार्क का वेटेज हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन वालों ने हमको दिया है. मतलब भाई नहीं भी बोले तो भी 7 से 8 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आने के चांसेस है इस पर्टिकुलर चैप्टर से. सबसे पहले स्टूडेंट्स, आई होप आपने तीनों लेक्चर्स भैया के देख लिए होंगे जो मैंने वन शॉट में बनाए थे. सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन और आयोनिक इक्विलिब्रिया या फिर आयोनिक इक्विलिब्रियम, इन तीनों चैप्टर्स पे इसके पहले ही मैंने वीडियो अपलोड्स कर दिए हैं. प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जाके दे दूंगा, जिससे कि आप आपका केमिस्ट्री की जो भी प्रिपरेशन है वो एक लेवल नेक्स्ट लेके जाओ. अभी स्टूडेंट्स ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, फटाफट से टॉपिक पे आएंगे. सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमको अगर देखना है कि भाई आखिर थर्मोडायनामिक्स है क्या. सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, थर्मो का अर्थ होता है हीट. अभी स्टूडेंट्स आप बोलोगे भैया डायनामिक्स का अर्थ क्या होता है? डायनामिक्स का अर्थ होता है चेंज. मतलब कि स्टूडेंट्स कोई भी पर्टिकुलर एनर्जी जब चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स. जैसे फॉर एग्जांपल आपके मोस्टली घरों में होगा सोलार, ठीक है, सोलार पैनल सभी के घरों में होगा. वो सोलार पैनल क्या करता है, जो भी हीट एनर्जी होती है या फिर लाइट एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब करता है और उससे क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन होता है. मतलब कि स्टूडेंट्स हो क्या रहा है, सोलार मतलब कि हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी ये कन्वर्ट हो रही है, बदल रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स. सो यहां पे देखो भैया ने एकदम प्यारे तरीके से, प्यार मोहब्बत से पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है, इधर उधर की नहीं, प्यार मोहब्बत से पढ़ाऊंगा. अच्छे से देखना लेक्चर, लाइक ठोक देना. चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. भैया मेहनत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाई, सब्सक्राइब करना आपका काम है, कर देना भाई, अच्छा लगेगा मेरे को. लाइक भी कर देना और कमेंट में भी अच्छी बातें कर देना, ठीक है. हेटर्स लोग आप भी शुरू हो जाओ भाई, ठीक है. ओके, सो थर्मोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है जो कि डील करता है एनर्जी के बारे में और एनर्जी के चेंजेस के बारे में या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में. नाउ कौन से टर्म्स रिलेटेड है थर्मोडायनामिक्स से? सबसे पहली चीज, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनामिक्स इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड एज सिस्टम या फिर सिस्टम. मतलब कि यूनिवर्स के अंतर्गत अगर कोई पर्टिकुलर जगह होगी, कोई पर्टिकुलर चीज होगी, तो जो कि थर्मोडायनामिक्स के इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आती है उसको हम बोलते हैं सिस्टम. और उसी सिस्टम के आजू बाजू में जो भी चीजें होंगी उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग्स. मतलब स्टूडेंट्स एक आपको एग्जांपल के तौर पे अगर मैं दे दूं, देखो ये है सपोज स्टूडेंट्स अपना यूनिवर्स, ठीक है. इस यूनिवर्स के अंदर है मेरा सिस्टम और ये जो बाहर है ना स्टूडेंट्स, ऐसा समझो कि ये सराउंडिंग है. ये पूरा की पूरा मतलब जो भी है बाहर जो होगा वो पूरा की पूरा अपना यूनिवर्स होगा और इसके अंदर जो होगा वो होगा अपना सिस्टम. सो यूनिवर्स जो कि मतलब सिस्टम ऐसे चीज होती है जो कि यूनिवर्स के अंतर्गत थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन हम उस चीज का कर सकते हैं, उसको बोलते हैं. और जो सिस्टम के आजू बाजू की चीजें होंगी वो होंगी सराउंडिंग्स. सिंपल एज दैट. यहाँ पे भैया ने डायग्राम कर दिया है. ये चीजें ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, फटाफट से निपटाएंगे इसको. ओपन सिस्टम मतलब जिसमें स्टूडेंट्स मैटर और एनर्जी जो दोनों के दोनों चेंज हो सकते हैं सराउंडिंग के साथ. मतलब कि अभी आप बोलोगे भैया मैटर मतलब क्या? बेटा वो वाला मैटर नहीं होता है. मैटर मतलब हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है.
टाइप्स ऑफ मैटर की बात करूं तो वो होंगे हमारे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स वगैरह वगैरह। सो जब सिस्टम और सराउंडिंग अगर एक दूसरे के रिलेशन में आए और अगर दोनों चीजें शेयर हो रही है, दोनों चीजें एक्सचेंज हो रही है, मतलब सराउंडिंग से भी मैटर एक्सचेंज हो रहा है, सिस्टम में जा रहा है, सिस्टम में से भी मैटर एक्सचेंज हो रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है, हीट भी जा रही है, आ रही है, तो भाई उसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम, खुलेआम, आना जाना खुलेआम चल रहा है, किसी का डर नहीं है। क्लोज सिस्टम में क्या होगा लाला लोग? क्लोज सिस्टम में अ सिस्टम विच एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट द मैटर, मतलब बस एनर्जी एक्सचेंज करेगा, मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा, उसको बोलेंगे हम क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में स्टूडेंट्स अंदर से कोई बाहर ना आ सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, वैसा वाला सीन होता है इधर। आइसोलेटेड में क्या होता है, ना बाहर से मैटर और एनर्जी एक्सचेंज होगा, सिस्टम में जाएगा, ना सिस्टम से अंदर से कोई भी एनर्जी और मैटर चेंज होके बाहर सराउंडिंग में नहीं जा सकता है, दोनों वैसे के वैसे रहेंगे। आई होप पहला पेज आपको क्लियर है। अभी स्टूडेंट्स हम कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं, ठीक है। अभी हम कुछ किस पे आएंगे स्टूडेंट्स, विच इज प्रॉपर्टीज पे आएंगे। ध्यान से समझना प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट्स, अच्छे से समझना, हाँ यहाँ पे अच्छे से समझना यहाँ पे क्या क्या चीजें है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम, सबसे पहले आएंगे स्टूडेंट्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है, विच इज डिपेंड, मतलब जो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मैटर, जैसे मास और वॉल्यूम हो गया, जो कि कितना मैटर, समझो फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, तो इस बॉटल का कितना वॉल्यूम है, तो ये कौन सा हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, जो कि डिपेंडेंट है कितना उसमें अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उस पे। जैसे अभी मैटर है मैं, ठीक है, तो मेरे अंदर कितना मास भरा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बिकॉज मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। नाउ आफ्टर दैट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इंडिपेंडेंट होती है मैटर पे, मतलब देखो डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर थोड़ी ना कितना मैटर है देख के चेंज होता है, नहीं, वो अपना अपना चेंज हो जाता है, ठीक है, उसको किसी का लेना देना नहीं होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम, स्टेट फंक्शन, फंक्शन विच आर इंडिपेंडेंट होगा यहाँ पे, विच आर इंडिपेंडेंट, यहाँ पे आएगा, सॉरी वेट, विच आर डिपेंडेंट आना है, और यहां पे क्या आएगा, पाथ फंक्शन, द प्रॉपर्टी विच इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ। सो अभी देखो स्टूडेंट, स्टेट फंक्शन की अगर मैं बात करूं सिंपल सरल भाषा में, ठीक है, आपको एकदम अच्छे से समझा देता हूं मैं। स्टेट फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स ये बस और बस, ध्यान से समझना, ये बस और बस इनिशियल स्टेज पे फोकस करेंगे और एट द सेम वे फाइनल स्टेज पे फोकस करेंगे, मतलब उनको बस पहली स्टेज और लास्ट स्टेज से लेना देना है, बीच में प्रोसेस में घंटा क्या कर रहे हो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट फंक्शन जो होता है ये समझ लेना तुम्हारे रिलेटिव्स है, ठीक है, तुम्हारे रिलेटिव्स है, रिलेटिव्स बस पहले तू क्या करता था और अभी तू क्या कर रहा है, बस उस पर काम करते हैं, तूने कितना हसल किया, तूने कितना मेहनत किया, तूने रात दिन रगड़ा है नहीं रगड़ा है, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो बस ये देखते हैं कि भाई तूने इनिशियल स्टेज में क्या किया था, फाइनल स्टेज में अभी तू क्या कर रहा है, बात खत्म है। उनको प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है कि तेरे पे क्या क्या चीजें हुई थी, तू कौन से सिचुएशन से बाहर निकला था, घंटा उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैं पाथ फंक्शन की बात करूं तो पाथ फंक्शन ये हम होते हैं, मतलब टीचर्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, जो कि आपको पता है कि उसने हर एक चीज कैसे कैसे उसने की है, वो फोकस करते हैं प्रोसेस पे। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, स्टेट फंक्शन जो होते हैं, ध्यान से समझना, स्टेट फंक्शंस आर द फंक्शंस which depends on the initial stage and the final state, whereas अगर मैं पाथ फंक्शन की बात करूं तो पाथ फंक्शन जो होता है वो डिपेंडेंट होता है प्रोसेस पे कि वो पाथ कैसे ले रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्क डन, तो वर्क डन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सभी चीजें। प्रेशर और वॉल्यूम को कोई लेना देना नहीं है, वो बस इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज पे डिपेंडेंट करेंगे। जैसे देखो P1 P2 हो गया, P2 V2 हो गया, T1 T2 हो गया, N हो गया, तो ये इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज। स्टूडेंट्स प्रोसेस एंड इट्स टाइप्स, अलग अलग प्रोसेस हमको देखने हैं, ये लर्न कर लेना है सीधे सीधे। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, आइसो सेम, थर्मल टेम्परेचर, तो आइसोथर्मल हो गया मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। आइसो वापस से सेम होगा, बेरिक होता है प्रोसेस अपने ग्रीक लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में, तो आइसो का अर्थ हो गया स्टूडेंट्स विच इज सेम, बेरिक का अर्थ हो गया प्रेशर, तो आइसोबेरिक मतलब क्या, प्रेशर जिसमें कांस्टेंट रहेगा।
क्लियर? ठीक है, डेरिवेशंस पे हम आएंगे। आइसोकोरिक, आइसो मतलब वापस सेम, कोरिक का अर्थ होता है वॉल्यूम। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम ये कांस्टेंट रहेगा उसको हम बोलेंगे आइसोकोरिक। एडियाबेटिक या फिर एडियाबेटिक हम प्रोसेस बोलेंगे तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती है। रही बात स्टूडेंट्स रिवर्सिबल रिएक्शन की या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें स्टेट्स जो होते हैं वो वापस से एक्वायर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आइस है, आइस को भैया ने थोड़ा सा हीट कर दिया तो किस में बदल गए स्टूडेंट्स? वाटर में बदल गया। वाटर ये किस में होता है? लिक्विड में होता है। आइस ये किस में होगा स्टूडेंट्स? सॉलिड में होगा। तो आइस सॉलिड में बदल गया, सॉरी आइस जो है वो लिक्विड में बदल गया। अभी वापस से अगर मैंने हीट कम कर दिया तो वाटर जो हो जाएगा वो वापस से आइस में बदल जाएगा, विच इज सॉलिड में बदल जाएगा। सो उसको हम बोलते हैं। अभी देखो रिवर्सिबल प्रोसेसेस के कुछ हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, विच इज एग्जाम्पल्स देखेंगे, फीचर्स देखेंगे। ड्राइविंग फोर्स इज इन्फिनाइटली ग्रेटर देन द ऑपोजिंग फोर्स। अगर देखो एक चीज ध्यान में रखना, इसमें दो चीजें होंगे, एक होगा ड्राइविंग फोर्स, एक होगा ऑपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स मतलब कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस करने के लिए मजबूर करेगा, ऑपोजिंग फोर्स मतलब जो रिवर्सिबल प्रोसेस को नहीं होने के लिए रोकेगा। समझ में आया? तो अगर ड्राइविंग फोर्स इज इन्फिनिटेसिमल ग्रेटर देन ऑपोजिंग फोर्स, सो प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय अ स्मॉल चेंज। प्रोसेस जो होती है वो रिवर्स किया जा सकता है। प्रोसेस प्रोसीड स्लोली एंड इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब धीरे धीरे प्रोसेस होगी, फास्ट नहीं होगा। इट अटेन्स मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल का अर्थ ये होता है या फिर इक्विलिब्रियम का अर्थ ये होता है कि स्टेट ऑफ मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब देखो अगर सपोज फॉर एग्जांपल HI है, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये अगर सॉलिड में है, ये अगर रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हैं HI लिक्विड में या फिर HI गैस में, तो स्टूडेंट्स होगा क्या मालूम है? ठीक है, गैस पकड़ के चलो, होगा क्या मालूम है? ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आते। अभी आप बोलोगे भैया इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है? इक्विलिब्रियम का अर्थ होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, जो भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो जब इक्वल हो जाता है इसको स्टूडेंट्स रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को। ठीक है, मतलब सामने वाली रिएक्शन मींस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है तब। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में आई होप यहां तक आपको पूरे की पूरी चीजें समझ गए होंगे। अभी हम स्टूडेंट्स जाने वाले हैं, ध्यान से समझना, अभी हम जाने वाले हैं विच इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क पे। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना, वर्क का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो कैसे, देखो सपोज फॉर एग्जांपल मेरे को कार्य करना है, देखो यहां पे वर्क करना है मेरे को, इस बॉटल को मेरे को यहां से उठा के यहां पे रखना है, आपके सामने रखूंगा मैं, ध्यान से देखना कैसे करूंगा। पहले मैं वर्क कर रहा हूं कि मेरे को इस बॉटल को यहां से यहां पे रखना है, तो मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा। देखो फोर्स अप्लाई किया और मैंने यहां से उसको यहां पे रख दिया। सो दैट मीन्स वर्क करने के लिए मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट एक्वायर करना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं वर्क का फॉर्मूला विच इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या इधर तक समझ गया सबको? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो अभी स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान में रखना, एक चीज ध्यान में रखना, जो भी पीवी होता है, पीवी ये होता है W इंटू V। अभी स्टूडेंट्स देखो यहां पे मैं पूरे चीजें आपको करके बताऊंगा, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम का अगर मैं बात करूं, इधर देखो, इधर देखो, डेरिवेशन है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क अच्छे से समझना। पीवी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? F अपॉन एरिया इंटू V। ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो होता है, ध्यान से समझो, ये देखो, समझो अपने को, देखो इसको डेरिवेशन को कैसे करोगे। पहले तो आपको अगर बोर्ड्स में करना है तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले आपको लिखना है कि भाई प्रेशर वॉल्यूम एक साइड में लिखेंगे हम, देयरफॉर प्रेशर वॉल्यूम। अभी स्टूडेंट्स जब भी हम प्रेशर वॉल्यूम को लिखते हैं तो हम सभी को मालूम चाहिए कि प्रेशर को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया। मतलब प्रेशर को हम क्या लिखेंगे? फोर्स अपॉन एरिया इंटू V कर दिया, क्योंकि V एज इट इज आया। क्यों? क्योंकि सिंस प्रेशर इज नथिंग बट इट इज फोर्स अपॉन एरिया। अभी फोर्स को वैसे की वैसा रखा,
एरिया जो होता है स्टूडेंट, ध्यान से समझना, एरिया जो होता है, इसको मैंने यहाँ पे डी लिखा है, तो एरिया कभी भी डी स्क्वायर होता है, वॉल्यूम कभी भी डी क्यूब होता है। डिस्प्लेसमेंट आप पकड़ के चलो। देखो ये चीज ध्यान में रखना, लेंथ आया तो मीटर, एरिया आया तो मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम आया तो मीटर क्यूब। तो ये जो एम है ना, ये डी से चेंज हो सकता है, ठीक है। ये चीजें यूनिवर्सली ध्यान में रखना, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो। इधर से दो, इधर से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एफ डी। तो वर्क इक्वल्स टू क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमको यहाँ पे प्रूफ करना था, ठीक है। देखो वापस एक बार बता रहा हूं, देखो वर्क का फॉर्मूला हम सभी को पता है, विच इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट को मैं डी भी लिख सकता हूं। अभी प्रेशर और वॉल्यूम एक साथ लिखा मैंने, देयरफॉर प्रेशर और वॉल्यूम को एक साथ लिखा, तो प्रेशर को क्या लिख सकता हूं, फोर्स अपॉन एरिया इंटू वी। फोर्स लिख दिया, एरिया को क्या लिख सकता हूं, सॉरी, एरिया को क्या लिख सकता हूं, डी स्क्वायर। यहां पे क्या लिख सकता हूं, डी क्यूब। ये और ये कट गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू वर्क। तो ये इन सब का रिलेशन हो गया, जिसको हम नाम देंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क के नाम से। क्या सबको क्लियर है? परफेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए मैं लिख सकता हूं पीवी इक्वल्स टू वर्क, ठीक है, क्योंकि पीवी हमने पीवी से शुरुआत किया था, इक्वल्स टू हमको वर्क मिल गया, सो देयरफॉर पीवी इक्वल्स टू वर्क। परफेक्ट, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स वर्क ऑफ एक्सपांशन हम ध्यान देंगे, ठीक है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, मतलब सिस्टम से अगर हम सराउंडिंग पे कोई काम कर रहे हैं तो उस वर्क को हम नेगेटिव कहेंगे। ध्यान से समझना, क्या क्या बोला भैया ने, अगर कोई भी वर्क ये सिस्टम कर रहा है इस पे स्टूडेंट्स, सराउंडिंग पे, तो समझ जाना वो होगा नेगेटिव वर्क। और अगर आपका सराउंडिंग, ध्यान से समझना, और अगर आपका सराउंडिंग ये कार्य कर रहा है सिस्टम के लिए, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। समझ में आया सबको? बस इतना चीज ध्यान में रखना, अगर सराउंडिंग ये काम करेगा सिस्टम पे तो वो पॉजिटिव वर्क, अगर सिस्टम ये काम करेगा सराउंडिंग पे तो नेगेटिव वर्क। मैंने सिस्टम और सराउंडिंग तो बता दिया, ये ऐसा यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर सिस्टम है और सिस्टम के बाहर क्या है, पूरा की पूरा सराउंडिंग। तो अगर सराउंडिंग ये कार्य कर रहा है सिस्टम पे तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, अगर सिस्टम ये कार्य कर रहा है सराउंडिंग पे तो ये माइनस हो जाएगा। समझ में आया? अभी देखो इसको एकदम अच्छे प्यारे तरीके से डायग्राम में बताया है मैंने, आपको समझ में आएगा। ये देखो, सिस्टम सराउंडिंग पे काम किया तो माइनस, सराउंडिंग सिस्टम पे काम किया तो प्लस, हिट एब्जॉर्ब किया तो हमारा होगा पॉजिटिव, हिट अगर रिलीज किया तो नेगेटिव। यहाँ पे देखो साइन कन्वेंशंस मैंने दे दिए हैं। प्लस डब्ल्यू आया तो क्या हो रहा है, सराउंडिंग कार्य कर रहा है सिस्टम पे, माइनस डब्ल्यू आया तो वर्क डन कर रहा है सिस्टम ऑन सराउंडिंग, सिस्टम कर रहा है सराउंडिंग पे काम। मतलब देखो गवर्नमेंट ने अगर अपने पे काम किया, तो नुकसान, अपन ने गवर्नमेंट के लिए काम किया तो फायदा है। समझ रहे हो? हाँ, समझदार को इशारा काफी है। अभी स्टूडेंट्स हम वैसे हाँ यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन। सीईटी में क्वेश्चन आ सकता है, कौन से पाथ फंक्शंस है, कौन से अपने स्टेट फंक्शंस है, तो ध्यान में रखना। स्टेट फंक्शंस मतलब विचार, वो आपके नातेबाईक होते हैं जो बस इनिशियल और फाइनल स्टेज पे फोकस करते हैं। पाथ फंक्शन हम टीचर्स होते हैं जो आपको मेहनत करते हुए देखते हैं और आपको आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं पाथ पे। समझ में आया? ओके, अभी हम स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन देखेंगे, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम। अभी ध्यान से समझना, अगर मैं कोई भी बाहर से मैं किसी पे भी कार्य करूंगा तो वो नेगेटिव में जाएगा, तो इसीलिए मैंने अगर फोर्स लिखा तो फोर्स इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल, बाहर से काम कर रहा हूं इसीलिए माइनस आया, इनटू एरिया। देखो ना, प्रेशर क्या होता है, देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स इंटू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो अगर मेरे को फोर्स निकालना है तो ये एरिया ऊपर चले जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। लेकिन अगर मैं किसी पे भी बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, मतलब देखो मैंने, टीचरों ने आप पे प्रेशर डाल दो ठीक है, आजू बाजू वाला आकर प्रेशर डाल रहा है, कान पट्टी फोड़ोगे ना आप उसको, एक्सटर्नल है ना वो,
काय को सुनोगे उसकी बात, तो इसीलिए माइनस आ जाएगा। कब? जब एक्सटर्नल होगा तब। समझा बेटा? चलो, इसको दे दिया भैया ने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमको और एक चीज क्या मालूम है? ऑल्सो वी नो, और एक चीज क्या मालूम है भाई? नहीं मालूम होगा तो भी लिखने का उधर। वर्क इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो ये दोनों चीजें हमको पता है। पहली चीज, फोर्स इक्वल्स टू, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इसलिए पी एक्सटर्नल इंटू एरिया आ गया, मतलब डिस्टेंस आ गया, जो भी है। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको भी दे दिया भैया ने इक्वेशन नंबर 2। खत्म। इधर देख, अभी सामने देख, इधर ही खत्म नहीं हुआ नमूने। अभी इक्वेशन 2 में फोर्स का वैल्यू डालो, मतलब पुट F इक्वल्स टू माइनस पीई एक्सटर्नल इंटू ए इन इक्वेशन 2। तो क्या होगा? वर्क एज इट इज, फोर्स के जगह पे ये वैल्यू डालो तो क्या हो जाएगा? पीई एक्सटर्नल इंटू ए इंटू डी। यस, ये एक नया मिल गया हमको। अभी ध्यान से समझो, अभी ध्यान से समझो। वर्क इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल, ए इंटू डी जो होता है वो होता है डेल्टा वी, वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा वी मतलब V2 माइनस V1। स्टूडेंट्स थोड़ा सर्दी हो गया इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है? क्योंकि कैसा है, ऑफलाइन से आने के बाद सीधा सीधा लेक्चर शूट करना पड़ता है। 10th स्टैंडर्ड भी संभालनी पड़ती है भाई मेरे को, ठीक है? आपको पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स 10th से जुड़े होंगे मेरे से, है ना? तो वाले अभी यहाँ पे सिंस में लिख के दे रहा हूं, सिंस ए इंटू डी जो होता है वो होता है डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। सो वर्क का फॉर्मूला क्या मिल गया? वर्क इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम। समझे मेरी जान? सिंपल है, परफेक्ट, ओके। अभी हम आएंगे फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन बहुत सिंपल है। एक्सपांशन अगेंस्ट जीरो अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड एज फ्री एक्सपांशन। मतलब कि कोई भी पी एक्सटर्नल ये पूरा की पूरा जीरो है, जब भी पी एक्सटर्नल ये पूरा की पूरा जीरो हो जाता है तो समझ जाना एक्सपांशन जो होगा, जो भी बढ़ेगा एक्सपांशन, देखो ना ऊपर से आप पे कोई प्रेशर ही नहीं है तो आप तो फैलते जाओगे ना भाई, ठीक है? जैसा फॉर एग्जांपल अगर आप पे आपके घर वालों ने प्रेशर ही अप्लाई नहीं किया बाहर से, या फिर प्रेशर ही अप्लाई नहीं कर रहे, भाई पबजी खेलते बैठोगे, बाबू सोना जादू टोना रात दिन चाटा मारते बैठोगे, नुसते चाटा नुसते चाटा नुसते चाटा। तर प्रेशर असायला पाहिजे तुमच्यावर, एक्सटर्नल प्रेशर असायला पाहिजे, नाही तर तुमचं फ्री एक्सपान्शन आहे, तुम्ही नुसतं येड्या वाकड्यावानी नुसतं फिरणार, नुसतं हिंडणार, इच्या मागं फिर इच्या मागं फिर, झापुक झुपुक झापुक झुपुक, पैसा नहीं करने का। समझ में आया? तो ये चीजें ध्यान में रखो। सो वर्क डन होगा ही नहीं। देखो ना स्टूडेंट्स, वर्क का फॉर्मूला क्या है? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अभी फ्री एक्सपांशन जब भी होगा, ठीक है, फ्री एक्सपांशन जब भी होगा, फ्री एक्सपांशन मतलब क्या? प्रेशर जो होगा वो पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसमें डालो भला, तो वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस जीरो इंटू डेल्टा वी। अभी माइनस जीरो तो होता ही नहीं है, तो जीरो इंटू डेल्टा वी कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब वर्क डन फ्री एक्सपांशन में जीरो होगा क्योंकि एक्सटर्नल है ही नहीं। समझे? ठीक है, फटाक से स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये कंसेप्चुअल नहीं है, ये आपको लर्न करना है। मतलब 1 जूल कितना होगा, 1 पास्कल कितना होगा? पास्कल ये एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, ऐसा यूनिट एटमॉस्फेयर होता है। 1 पास्कल मतलब 10⁵ होता है, 10⁵ बार वगैरह होता है, ठीक है? यहाँ पे 1 बार मतलब 10⁵ पास्कल, पास्कल मतलब किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर 1 DM³ बार क्या होता है, ये सब आपको लर्न करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रुको फोटो अच्छा खींचो, ठीक है? परफेक्ट, ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी है आपके, टेंशन लो मत। ओके, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। देखो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, कोई भी हम कार्य करने वाले हैं तो जाहिर सी बात है हमको उसमें हमारा मैक्सिमम वर्क हमको करना चाहिए। मतलब अगर मैं पढ़ा भी रहा हूं तो आई हैव टू गेट टू माय हाईएस्ट पोटेंशियल। अगर आप पढ़ भी रहे हो तो यू हैव टू वर्क टू योर मैक्सिमम पोटेंशियल। तो उसी प्रकार से होता है मैक्सिमम वर्क। अभी जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन कब हो रहा था? जब प्रेशर, एक्सटर्नल जो प्रेशर था वो जीरो था, इसीलिए कुछ वर्क हुआ ही नहीं। लेकिन हमको अगर मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो दिमाग लगाओ,
ये किस पे डिपेंड होगा? ये अपोजिंग फोर्स मतलब पी एक्सटर्नल पे डिपेंड होगा। जितना ज्यादा अपोजिंग फोर्स होगा उतना ज्यादा वर्क हमको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, देखो ना, जब आपके आजू बाजू वाले चाहते हैं कि आप हारो, देखो स्टूडेंट्स, जीतने में मजा तभी आती है जब आजू बाजू वाले 100 लोग आपको हारता हुआ देखना चाहते हैं। जितना ज्यादा अपोजिंग फोर्स होगा उतना ज्यादा मेहनत, उतना ज्यादा रगड़ोगे आप, उतनी ज्यादा क्षमता आप में आएगी। जितने ज्यादा हेटर्स आएंगे उतनी ज्यादा मजा आएगी ग्रो करने के लिए। ठीक है, उतनी ज्यादा मजा आएगी भी आगे बढ़ने के लिए। और जब हम आगे बढ़ जाएंगे, उनसे हम आगे बढ़ जाएंगे, तो उनको समझ में आएगा कि साला अपन तो हेट करते बैठे इस बंदे को, लेकिन भाई इसने अपोजिंग फोर्स को खुद का ड्राइविंग फोर्स पकड़ा और ड्राइविंग फोर्स पकड़ के भाई साहब आगे भागा। मजा तभी आती है जब सब लोग चाहते हैं कि आप हारो, और तभी जीतना जब सब लोग चाहते हैं कि आप हारना। समझ में आ रही है चीज? सो द वर्क वुड बी मैक्सिमम व्हेन, जो भी अपना इज द स्मॉलेस्ट होगा। यहाँ पे मैंने जैसे बोला, व्हेन द अपोजिंग फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन द ड्राइविंग फोर्स द प्रोसेस गेट्स रिलीज। ये याद रखना, ठीक है। जब भी अपोजिंग फोर्स ये ज्यादा हो जाता है ड्राइविंग फोर्स से, तो प्रोसेस जो होती है वो पूरी की पूरी रिलीज हो जाती है। यहां तक ध्यान में रखना। आया समझ में मैक्सिमम वर्क? अभी देखो यहाँ पे मतलब मैक्सिमम वर्क का मैं एक्सप्रेशन लिख के दे रहा हूं, समझाऊंगा आपको, अच्छे से समझना। एक्सप्रेशन फॉर इसके लिए स्टूडेंट्स मैक्सिमम, सिंपल चैप्टर है स्टूडेंट्स। अगर आपको अभी तक आपके ऑफलाइन में समझा नहीं था तो जाहिर सी बात है उन टीचर ने आपको ढंग से नहीं पढ़ाया होगा या तेरा ही ध्यान नहीं होगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे चेंज इन वर्क है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, माइनस पी एक्सटर्नल इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, जो हमको डेरिवेशन हमको पीछे से मिला था बस वही लिखा है मैंने, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया। डेल्टा के जगह पे डी लिखा। ठीक है, डी मतलब स्मॉल चेंज होता है, छोटा सा बदल। ठीक है, एज एक्सपांशन इज रिवर्सिबल, P इज ग्रेटर बाय अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, मतलब P जो होगा वो बहुत ज्यादा प्रकार से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, इधर तक ध्यान से समझना। Therefore, अच्छे से समझो मैं क्या क्या लिख के दे रहा हूं। हमारा जो P है और ये P एक्सटर्नल है, ये नॉर्मल प्रेशर है, ये P एक्सटर्नल, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन P हो जाएगा। मतलब देखो ना, हम क्या लिखते हैं, डेल्टा P इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, P2 माइनस P1। तो डेल्टा के जगह पे dp डाल दिया मैंने, P2 के जगह पे P डाल दिया और एक्सटर्नल के जगह पे P एक्सटर्नल डाल दिया। समझे? सिंपल है, ठीक, समझ गए भैया। अभी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में P एक्सटर्नल है तो मैं P एक्सटर्नल को वैसे ही रखूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल इक्वल्स टू P माइनस dp। ये प्लस में था, ये उधर चले जाएगा। ठीक है, ये उधर चले जाएगा और ये माइनस का प्लस कर दिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, P एक्सटर्नल इक्वल्स टू P माइनस dp। इसको आप इस वाले इक्वेशन में डालो तो क्या मिलेगा बोलो, dw इक्वल्स टू माइनस एज इट इज, माइनस एज इट इज, ये डालो P माइनस dp इंटू dv बरोबर। यहां तक समझे? अभी ये dv इनके साथ मल्टीप्लाई करो, dw वैसे कि वैसा, माइनस एज इट इज, dv इंटू पी क्या हो जाएगा, p इंटू dv, माइनस माइनस प्लस dp इंटू dv, dp इंटू क्या हो जाएगा, dv। अभी स्टूडेंट्स dp इंटू dv को निगलेक्ट करो। ठीक है, यहां पे लिख के दे रहा हूं, निगलेक्ट dp, क्योंकि वो स्मॉल चेंज है ना, तो स्मॉल चेंज से अपने को क्या ही घंटा फर्क पड़ रहा है। ठीक है, स्मॉल चेंज को अपन गिनते नहीं है, छोटा सा चेंज नहीं होना, डायरेक्ट बड़ा चेंज होना। सो एज dp इंटू dv ये निग्लिजिबल है, 1 है। सो देयरफॉर dw का फॉर्मूला क्या आया, माइनस p डेल्टा v या फिर dv। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। अभी आप क्या करो स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। अभी आप क्या करना, W मैक्स सीधा सीधा लगा देना यहां पे। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय अप्लाइंग, इंटीग्रेशन डाल देने का, बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन। ठीक है, वैसे देखो सीईटी में तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से लेना देना होगा, बाकी कुछ चीजें नहीं होगी, बट हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला डाल देना बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन। और सीधा है ना स्टूडेंट्स,
सीधा है ना, डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे आ जाना। देखो मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं, विच इज डब्ल्यू मैक्स लिख देना, मतलब वर्क मैक्सिमम लिख देना, ऐसा डाल देना, नाग जैसा, नागोबा जैसा। यहाँ पे बाहर जो होगा वो माइनस साइन, नीचे V2, ऊपर V1, और यहाँ पे लिख देना P डेल्टा V, दैट्स इट। ये होगा एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। इतना भी आपने लिखे स्टूडेंट्स, और ये आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा ज्ञान, तो भी आपको 3 मार्क आराम से मिल जाएंगे भैया के गारंटी पे। इसके आगे नहीं भी लिखे, फॉर आइडियल गैस फलाना ढिकाना, मारो गोली। लेकिन हाँ, सीईटी के लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला मैं लिख के दे रहा हूं डब्ल्यू मैक्स, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला है -2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2। ठीक है, अपन P1 अपॉन P2 को अपन रिप्लेस भी कर सकते हैं V2 अपॉन V1 से उल्टा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो -2.303 nRT log to the base 10 V2 अपॉन V1, उल्टा है, हाँ उल्टा है, ध्यान में रखने का। प्रेशर 1, प्रेशर 2, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रेशर और वॉल्यूम, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ध्यान में रखने का ये चीज, समझे। अभी आप बोलोगे भैया एन क्या होता है? एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है। मोल्स मतलब मास अपॉन मोलार मास। आर मतलब अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 हम लगाते हैं। टी मतलब हमारा टेम्परेचर, लॉग आपको मालूम होगा। तो ये जो फॉर्मूलेज होंगे ये सीधे सीधे सीईटी के लिए, सीईटी पे ही पूछेंगे इस पे। ये वाला जो डेरिवेशन होगा मैक्सिमम वर्क का, ये बोर्ड्स वालों के लिए यहां तक ही करना है आपको, ठीक है। मेरी बात ध्यान में रखना, मैं क्या क्या बोल रहा हूं। ठीक है, पानी पी ले रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी पे। ठीक है, अभी हम आते हैं स्टूडेंट्स इंटरनल एनर्जी पे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसके रिलेटेड आने वाले कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। आई होप यहां तक आप सभी को समझ गया होगा। सबसे पहले इंटरनल एनर्जी, इसके नाम में ही इसकी दहशत है, इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज मेड अप ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल्स। सबसे मेन चीज ध्यान से समझ के लो, यहाँ पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको यार मालूम चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है mgh, जैसे आपको मालूम होगा मसाला MDH, वैसा ही होता है mgh। M stands for the mass, G stands for the acceleration due to gravity, H stands for the height। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो वो होता है हाफ mv²। M stands for the mass, V stands for the velocity और उसका स्क्वायर। तो जब हम इन दोनों को एडिशन कर, मतलब कि हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा इंटरनल एनर्जी आता है। अभी ध्यान से समझना, अभी इंटरनल एनर्जी सपोज जैसे मैंने बोला डेल्टा यू, तो डेल्टा यू क्या होगा? U2 माइनस U1। जैसे स्टूडेंट्स डेल्टा P क्या होता है? P2 माइनस P1। डेल्टा V क्या होता है? V2 माइनस V1। मतलब चेंज इन प्रेशर। तो U जो होता है, U स्टैंड्स फॉर इंटरनल एनर्जी। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया तो वो क्या हो जाएगा? U2 माइनस U1। U2 मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी और U1 मतलब इनिशियल इंटरनल एनर्जी। परफेक्ट, ठीक है। U इज द स्टेट फंक्शन। ध्यान से समझना, इंटरनल एनर्जी जो होती है स्टूडेंट्स, जो भी इंटरनल एनर्जी होगी दैट इज द स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मींस इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेज। ये क्या यहाँ पे मैंने बताया ना, वैसे वाला। अभी स्टूडेंट्स हम आएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। ध्यान से समझना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो भी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन सिस्टम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट। अच्छे से समझना, डेल्टा यू जो होगा वो होगा Q प्लस W। ये होगा स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट प्लस वर्क डन। समझ में आया? समझ में आया? ध्यान से समझना इसको। जहां पे स्टूडेंट्स डेल्टा यू जो होगा ये होगा हमारा इंटरनल एनर्जी जो कि इंक्रीज होगा, ठीक है। प्लस है तो इंक्रीज होगा। अभी स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अलग अलग रिलेशन में कैसा होंगे ध्यान से समझना। यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं, जब भी आइसोथर्मल होगा, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब हीट,
मतलब कि 0 हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, अगर डेल्टा यू ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू था, तो ये 0 इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। क्यू को मैं एक साइड में भेज दूंगा या फिर डब्ल्यू को मैं एक साइड में भेज दूंगा, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस या फिर क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू और डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू। आया समझ में? उसी प्रकार से यहाँ पे सबका करके दिया है आइसोबेरिक का, डेल्टा पी ये 0 हो जाएगा। अभी आप बोलोगे भैया डेल्टा पी कैसा आया, डब्ल्यू है। अरे नमूना डब्ल्यू मतलब क्या होता है, विच इज एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ठीक है, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू इंटू माइनस डब्ल्यू का फॉर्मूला अपन ने निकाला था, माइनस एक्सटर्नल पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल तो मैंने बोल दिया प्रेशर 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा आइसोबेरिक में। एडियाबेटिक में डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू हो जाएगा। आइसोकोरिक में विच इज क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी हो जाएगा। अभी स्टूडेंट्स हम आएंगे एंथैल्पी पे, ठीक है। नाउ व्हाट इज मीन बाय एंथैल्पी, ध्यान से समझना। एंथैल्पी जो होगा स्टूडेंट्स उसको हम H से दिखाएंगे और इसका फॉर्मूला याद रखना, U प्लस पीवी, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अगर स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, इधर देखो, अगर भैया ने एंथैल्पी को ध्यान से समझना, एंथैल्पी विच इज H, मैंने क्या लिखा है, H इक्वल्स टू क्या होगा, U प्लस पीवी होगा। अगर मैंने डेल्टा H निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1 बरोबर। अभी ऐसा समझो, ये 2 हो गया तो ये भी 2 हो जाएगा बरोबर, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो इनके जगह पे बस वैल्यू डाल दो। सो ये क्या हो जाएगा, U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 प्लस P1 V1 बरोबर, क्या नहीं बरोबर भैया। एक एक साइड में ले लो U2 को, तो ये क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1, एक साइड में क्या हो जाएगा प्लस, एक साइड में P2 V2 माइनस P1 V1, एक एक साइड में हो गए। U2 माइनस U1 को डेल्टा U लिख सकता हूं, प्लस कर दिया। P2 V2 को क्या लिख सकता हूं, डेल्टा PV लिख सकता हूं मैं कॉमन में, क्यों, क्योंकि दोनों है ना, P2 माइनस P1। देखो डेल्टा P क्या होगा, P2 माइनस P1, डेल्टा V क्या होगा, V2 माइनस V1। तो अगर मैंने डेल्टा PV कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1, तो वही रिलेशन यहां पे कर दिया। सो दैट फॉर चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला मिल गया, डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। समझ में आए, क्लियर है? ओके। अभी स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान में रखना, नोट में देखो मैंने क्या लिख के दिया है, अच्छे से समझ के लेना। QP इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ठीक है। QP इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V होगा। डेल्टा H इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V हो जाएगा। इसी वजह से ये चीजें ध्यान में रखना, डेल्टा H इक्वल्स टू QP हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा H इक्वल्स टू QP, ठीक है। अभी हम रिलेशन देखेंगे तो स्टूडेंट्स देखो वही रिलेशन है P2 माइनस P1 वाला, अपन ने जो देखा था रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U का, ठीक है। परफेक्ट इधर तक। यहाँ पे बस एक चीज ध्यान में रखना, आइडियल गैस इक्वेशन आएगा तो ये फॉर्मूला लगाना, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT। सिंपल था तो क्या था स्टूडेंट्स, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, ठीक है, कॉमन में। और आइडियल गैस में बस क्या हो गया, nRT आ गया, ठीक है, सिंपल एज दैट, ज्यादा दिमाग को तान लेने का नहीं। अगर मैं वर्क डन के फॉर्मूले में डालूं, वर्क डन क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल होता है इंटू डेल्टा V होता है, अपने को मालूम है। PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। तो अगर मैंने PV1 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, N1RT हो जाएगा, और PV2 कर दिया तो क्या हो जाएगा, N2RT हो जाएगा। इन दोनों को मैंने इस फॉर्मूले में डाला तो वर्क इक्वल्स टू माइनस P V2 माइनस V1 इक्वल्स टू माइनस PV2 माइनस PV1। PV2 क्या है, PV2 क्या है, N2RT,
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस N2RT माइनस N1RT। एक एक बॉक्स में ले लिया माइनस N2 वगैरह को, तो ये माइनस एज इट इज N2 माइनस N1RT। N2 माइनस N1 को लिख सकता हूँ डेल्टा NRT। देयरफॉर W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा NRT। समझा क्या? एक बार देख लो, एक बार देख लो, ठीक है। सिंपल है, सिंपल है, अच्छे से देख लो। जो बच्चे को नहीं समझा होगा वो पीछे जाके वापस एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। अभी स्टूडेंट्स यहां पे देखो, अगर N2 ये बड़ा होगा N1 से तो डेल्टा N पॉजिटिव होगा, W नेगेटिव हो जाएगा। अगर N1 ये बड़ा होगा N2 से तो डेल्टा N नेगेटिव हो जाएगा, W पॉजिटिव हो जाएगा। N1 अगर N2 को इक्वल होगा तो डेल्टा N जीरो हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है N2 माइनस N1 तो जीरो हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं हम, वर्क भी जीरो, डेल्टा N भी जीरो। सीईटी में आएगा, ठीक है, ये सीईटी में आएगा। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अभी अच्छे से समझना, अच्छे से समझ के लेना यहाँ पे क्या क्या चीज है, ठीक है। अभी हो ही गया है, एकदम अच्छे से समझा रहा हूं। सबसे स्टूडेंट्स सबसे पहले फ्यूजन मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। फ्यूजन का अर्थ होता है सॉलिड ये डायरेक्टली चेंज हो गया लिक्विड में। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है लिक्विड ये चेंज हो गया वेपराइजेशन में, ठीक है। लिक्विड ये चेंज हो गया वेपराइजेशन में। आयोनाइजेशन या फिर सब्लिमेशन की अगर मैं बात करूं तो सब्लिमेशन होता है स्टूडेंट्स सॉलिड ये डायरेक्टली चेंज हो गया वेपर्स में, मतलब गैस में। अभी देखो आप बोलोगे भैया सॉलिड है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट नहीं होता है, होता है। जैसे कैम्फर हो गया, कापुर हो गया, कापुर को आप जलाओ तो वो सॉलिड से डायरेक्टली गॅस में कन्वर्ट हो जाता है। फ्युजन म्हणजे काय, सॉलिड हा लिक्विड मध्ये बदलणार। वेपरायझेशन म्हणजे काय, लिक्विड हा वेपर मध्ये बदलणार। सब्लिमेशन म्हणजे काय, सब्लिमेशन सब्लिमेशन म्हणजे काय, सॉलिड हा वेपर, सॉलिड हा डायरेक्ट गैस मध्ये बदलना। समझ गए इधर तक। एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन तो आपको पता होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिव चार्ज आता है, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाए तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, उसको बोलते हैं अपन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इधर तक क्लियर है, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स अच्छे से समझना आगे क्या चल रहा है। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, यहां पे देखो स्टूडेंट्स, डेल्टा H इक्वल्स टू समेशन ऑफ H प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये होगा हमारा एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब अपनी जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन में रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये देखो यहां पे होगा रिएक्टेंट, यहां पे होगा प्रोडक्ट। तो अगर इनके एंथैल्पी निकालनी है हमको तो देखो डेल्टा H इक्वल्स टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट करने का माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करने का, तुमको मिल जाएगा एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसे मैंने आगे के बताया। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन सिंपल से है, आगे देखो। डेल्टा H पॉजिटिव जब होगा तो समझ जाना एंडोथर्मिक है, डेल्टा H नेगेटिव जब होगा तो समझ जाना एक्सोथर्मिक है। लिख के रखो ये नोट्स में। एंडोथर्मिक केव्हा, जेव्हा डेल्टा H हा पॉझिटिव्ह असणार, म्हणजे चेंज इन एंथैल्पी। whenever the change in enthalpy will be in the positive, it will act as an endothermic, क्योंकि समेशन ऑफ प्रोडक्ट ये ज्यादा होगा समेशन ऑफ रिएक्टेंट से। और जब भी एंथैल्पी चेंज या फिर चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होगा तो समझ जाना एक्सोथर्मिक है, क्योंकि समेशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रोडक्ट से। परफेक्ट, ठीक है। अभी हम स्टूडेंट्स आएंगे विच इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो वही है जो मैंने बोला, समेशन ऑफ डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H रिएक्टेंट। ज्यादा कुछ नहीं, स्टैंडर्ड आया तो जीरो लगा देने का ऊपर, ठीक है। मगजमारी नहीं करने का फालतू में, कुछ काम का नहीं है, एग्जाम में पूछे भी नहीं जाएगा, ठीक है। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स बॉन्ड एंथैल्पी पे। बॉन्ड एंथैल्पी ये भी सेम होगा। बॉन्ड स्टूडेंट्स हम सभी को बताए, देखो बॉन्ड ये टोटली होते हैं दो प्रकार के, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोवैलेंट। अभी स्टूडेंट्स ये बॉन्ड
बनने के लिए जो भी एंथैल्पी लगेगा, मतलब सपोज HCl है, आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है, HCl है, या फिर आयोनिक बॉन्ड लेने के लिए NaCl लूंगा मैं, तो Na+Cl- ये ऐसे चेंज होंगे। अभी ये जो NaCl का जो बॉन्ड है, ठीक है, इसमें कितनी एनर्जी लग रही है, कितना एंथैल्पी लग रहा है, उसको हम बोलेंगे विच इज बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, समझ में आया। अभी इसी से रिलेटेड है स्टूडेंट्स हेस लॉ। अभी देखो हेस लॉ एक प्रकार से मतलब बहुत सिंपल है, मेरे को पता नहीं आपको अभी तक पता है या नहीं पता है। हेस लॉ देखो, सपोज फॉर एग्जांपल ए है, यहां पे डी है, मैं क्या कर रहा हूं, बी पे आऊंगा, सी पे जाऊंगा और फिर डी पे जाऊंगा। अभी देखो जितना समय या फिर जितनी एनर्जी मेरे को ए से डी बनाने के लिए लग रही है, उतनी ही एनर्जी मेरे को ए से बी पे जाऊंगा तब लगेगी, बी से सी पे जाऊंगा तब लगेगी, और डी पे जाऊंगा तब लगेगी। मतलब देखो अगर ये 150 एनर्जी का है, जूल का है, 150 जूल का अगर मेरे को ए से डी तक जाने के लिए लग रहा है, तो अगर मैं इस वे में गया तो यहां पे भी 50 लगेगा, यहां पे भी 50 लगेगा और यहां पे भी 50 लगेगा, तो ये भी कितना होगा, 150 जूल ही लगेगा, ऊपर भी 150 जूल लगेगा। मतलब मैं कैसे भी जाऊं मेरे को एनर्जी उतनी ही लगने वाली है जितनी मेरे को ए से बी, बी से सी, सी से डी जाने को लगेगी, या फिर ए से डायरेक्ट डी पे जाऊंगा मैं, सेम एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। उसको हम बोलते हैं हेस लॉ। मतलब देखो एक अच्छे से डायग्राम बना के देता हूं, यहां पे ए है, यहां पे डी है, यहां पे बी है, यहां पे सी है, और वो वापस डी पे जा रहा है। मतलब स्टूडेंट्स यहां पे मेरे को अगर 150 जूल का एनर्जी लग रहा है ए से डायरेक्टली डी पे जाने के लिए, तो ए से बी पे मैं 50 लूंगा, यहां पे 50 लूंगा, यहां पे 50 लूंगा, तो मैं डी पे पहुंचूंगा, मतलब 150 हो गया। तो कैसे भी जाओ, ऐसा खाओ के ऐसा जाओ, पेट भरने वाला है, उसको बोलते हैं हम हेस लॉ। परफेक्ट, हेस लॉ समझ गए। ठीक है, हेस लॉ का एक आधा अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो एक आधा एग्जांपल देता हूं मैं। देखो एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल लेके आया हूं मैं। देखो सपोज ये कार्बन है +2 H2O है, यहां पे मैं लिखा हूं कार्बन +2 H2 + O2, यहां पे प्रोडक्ट मेरे को मिल रहा है CO2 + 2 H2। ठीक है, अभी ध्यान देना, अभी ध्यान देना, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को ध्यान से समझो। ठीक है, यह हेस लॉ के बारे में है। ओके, अभी देखो इन सबको मैंने मिलाया, सपोज ये रिएक्टेंट है, इन सबको मैंने मिलाया और मेरे को ये प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, मेरे को ये प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसके लिए मुझे एनर्जी लगी -393.5 किलो जूल। परफेक्ट। लेकिन मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मैं ऐसे भी बना सकता हूं, मतलब पहले मैं इन सबको ऐड करूंगा। देखो ये 1 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, ये 1 स्टेप रिएक्शन, इधर से डायरेक्ट ये बन गया। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को मिला के ये भी कर सकता हूं, तो ये ऐसा जाएगा और फिर यहां से यहां पे जाएगा। तो देखो ये कितना होगा, -483.6 किलो जूल, और यहां पे मिलेगा मेरे को 90.1 किलो जूल। आप बोलोगे भैया अलग अलग है, बेटा इसको ऐड कर, इसको और इसको ऐड कर, मतलब -483.6 + 90.1, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, -393.5 किलो जूल। देख ऐसा गया तो भी मेरे को इतना ही एनर्जी लग रहा था, 1 स्टेप गया तो भी। ये कितना स्टेप है, ये 1 स्टेप, ये 2nd स्टेप। मतलब इसको हम बोलते हैं हेस लॉ। इधर से भी जाओ एनर्जी हमको सेम ही लगेगा, ऐसा खाना खाओ या ऐसा खाओ एक ही है। ठीक है, अभी हम आएंगे एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी पे। एनर्जी इज नॉट ओनली क्राइटेरिया विच डिसाइड्स द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। स्पॉन्टेनिटी का अर्थ ये होता है कि तुरंत, मतलब कुछ चीजें चेंज हो रही है, रैंडमनेस हो रही है, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी।
सो एनर्जी ये एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है जो स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन करेगा, डिसाइड करेगा। उसके लिए आते हैं हम एंट्रोपी पे। नाउ द डिसऑर्डर और मेजर of randomness is measured by entropy denoted by S. Greater the disorder of the system, larger its entropy. मतलब देखो, अगर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस में बहुत ज्यादा रैंडमनेस है। रैंडमनेस मतलब इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा उतनी ज्यादा होगी अपनी एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम दिखाते हैं ऐसे, देखो, इंटरनल एनर्जी U, एंथैल्पी विच इज H। एंथैल्पी मतलब हमारी एनर्जी होती है, और एंट्रोपी मतलब ये रैंडमनेस दिखाता है, डिसऑर्डरनेस दिखाता है, जिसको हम S से दिखाते हैं, और गिब्स फ्री एनर्जी G से दिखाते हैं। ठीक है, समझ गए। अभी पहले लॉ जो था वो हमारा एंथैल्पी पे डिपेंडेंट था, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी पे डिपेंडेंट था। हमारा जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो पूरा की पूरा एंट्रोपी पे डिपेंडेंट है। देखो कैसे, यहां पे डेफिनेशन दिया है। द लॉ स्टेट्स दैट द टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इंक्रीजेस इन द स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस। मतलब कि जो भी टोटल एंट्रोपी है सिस्टम की और सराउंडिंग की, ये तब बढ़ती है जब वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में होंगे। स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत बदल रहे होंगे तब। गिब्स फ्री एनर्जी ध्यान में रखना है, फिर गिब्स एनर्जी याद रखना, जी से दिखाते हैं। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, गिब्स क्या होता है? डेल्टा जी चेंज इन गिब्स एनर्जी, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी, माइनस टी चेंज इन एंट्रोपी। जहां पे डेल्टा जी क्या है? गिब्स एनर्जी है। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी है, वो भी चेंज वाली। और डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी है। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, चेंज होने वाला। इनके रिलेशन ध्यान में रखना, जैसे मैंने बोला, विच इज डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा एस। अगर हमने बस और बस एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी की बात की तो ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव, स्मॉलर होगा तो नेगेटिव। ठीक है, स्मॉलर होगा तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। यहां पे देखो कुछ कुछ चीजें मैंने लिख के दी है। अगर डेल्टा एस टोटल ये ग्रेटर होगा 0 से, एंड डेल्टा जी गिब्स एनर्जी ये छोटा होगा 0 से, तो उस प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस बताएंगे। अगर हमारा एंट्रोपी ये छोटा है 0 से और गिब्स एनर्जी ये बड़ा है 0 से, तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अगर दोनों इक्वल है 0 को तो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स यहां पे हमको एक डेरिवेशन है, अच्छे से समझ लो। डेल्टा जी क्या था? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? जब भी इक्विलिब्रियम पे हम पहुंचेंगे, मैंने जैसे बोला, डेल्टा जी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। देयरफॉर 0 इक्वल्स टू, ऊपर के इक्वेशन में अगर मैंने डाला इसको, माइनस टी डेल्टा एस, इनको उधर भेज दो माइनस वालों को। देयरफॉर डेल्टा एच इक्वल्स टू, ये सब उधर चले गए तो क्या हो जाएगा? टी डेल्टा एस। टी मुझे निकालना है तो टी डेल्टा एस नीचे चला जाएगा, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। मतलब कि मैं ये बता सकता हूं टेम्परेचर जो होता है वो होता है चेंज इन एंथैल्पी अपॉन चेंज इन एंट्रोपी। एंथैल्पी मीन्स एनर्जी, एंट्रोपी मीन्स द रैंडमनेस एंड द डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला आपको सीईटी के लिए याद रखना। माइनस डेल्टा जी का जो होगा, डेल्टा जी नॉट विच इज माइनस 2.303 RT log to the base 10 into Kp pressure. Perfect. So students, I hope यहां तक आप सभी को एकदम अच्छे से समझ में आ चुका है।
हर एक चीज हमने डिटेल में देखी है, जो जो चीजें मैंने बोली है उन चीजों को जरूर करके जाना बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। सीईटी के लिए भी आपको ये काम में आएगा, जो जो चीजें मैंने आपको लर्न करने बोली है। इसके न्यूमेरिकल्स पे वीडियो बहुत जल्द आने वाले हैं, तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पर्टिकुलर चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में। तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल। तब तक के लिए भाई ऊपर का वीडियो देख के जाओ, क्लिक करो।